हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीट्यूब लाइब्रेरी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की एक सीरीज़ चल रही है और हमने इसके रिगार्डिंग 3 वीडियोस बना लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। वो क्वेश्चन था, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर नोन टू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स। इसका आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन। काफ़ी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। सो जब हम डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री का प्रिंसिपल भी जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को गवर्न करता है। एक चीज़ इसमें ये अलग होगी कि एडिनोसिन के साथ जो बेस पेयर करेगा, बेस पेयर की फॉर्मेशन करेगा, वो थाइमीन नहीं करेगा बल्कि थाइमीन के बदले यूरेसिल करेगा, क्योंकि ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए है। तो आरएनए में जो है थाइमीन नहीं होता, थाइमीन के बदले आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन की तरह यहाँ पर होल डीएनए जो है कॉपी नहीं होगा। यहाँ पर बस डीएनए का एक सेगमेंट ही कॉपी होगा आरएनए में, क्योंकि इसी वजह से ही ट्रांसक्रिप्शन सक्सेसफुल हो पाएगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों ही स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में। तो पहला रीज़न तो ये है कि जो अगर दोनों जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो वो अलग अलग तरह से कोड करेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के लिए, और अगर वो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कोडिंग करेंगे तो अलग अलग सीक्वेंसेस की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो अलग अलग तरह की प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे जिसकी सीक्वेंसेस अमाइनो एसिड्स की अलग अलग होंगी। अब अगर अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनेगी पर एक सेल को तो एक पर्टिकुलर सिर्फ एक टाइप की जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उस जगह पर दो दो तरह की प्रोटीन्स बन जाएंगी। अब कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये एक तरह की ही सीक्वेंसेस और एक तरह की ही कोडिंग क्यों नहीं करेगी। कॉम्प्लीमेंट्री है पर ये आइडेंटिकल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री ये एक दूसरे के अपोजिट है कि अगर एक चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जा रही है तो दूसरी चेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही तरह की कोडिंग करेंगे। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। सेकंड जो उसमें चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स को लिया गया तो क्या हो जाएगा कि दो आरएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब दो आरएनए की फॉर्मेशन होगी तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये आरएनए प्रोटीन में नहीं ट्रांसलेट हो पाएगा, और जब ये ट्रांसलेट ही नहीं हो पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन तो बेकार हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थ्री रीजन्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो पहला है प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है टर्मिनेटर। अब क्योंकि दोनों जो स्ट्रैंड है वो अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो इसीलिए जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। और जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा उसकी पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, और उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगी, जो कि आरएनए की तरह है, क्योंकि आरएनए की तरह क्यों है, क्योंकि उसमें थाइमीन नहीं है, उसमें थाइमीन के बदले यूरेसिल है। तो उस स्ट्रैंड का क्या होगा, वो स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में डिस्प्लेस हो जाएगा जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। अब इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और ये काफ़ी स्ट्रेंज है क्योंकि ये स्ट्रैंड कोडिंग किसी भी चीज़ के लिए कोडिंग नहीं करेगा, पर फिर भी इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रखा गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोडिंग स्ट्रैंड जो कोड करता है, तो ये ऐसा नहीं है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हुए जितने भी रेफरेंसेस पॉइंट लिए जाएंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड की हेल्प से लिए जाएंगे। अब इस हाइपोथेटिकल सीक्वेंस को अगर हम जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के द्वारा एक्सप्लेन करें तो ये कुछ ऐसे आती है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड वाला है वो कोडिंग स्ट्रैंड है।
हालांकि ये कोड की फॉर्मेशन नहीं करता। अब इस फिगर में आप जो है देख रहे होंगे कि एक स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। तो इसमें जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की चेन है। तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाला जो है कोडिंग स्ट्रैंड है। तो शुरुआत में यहाँ पर प्रोमोटर लग रहा है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल जीन लग रही है जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, और फिर बाद में टर्मिनेटर लग रहा है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर जो है स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जो प्रोमोटर होता है इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये 5 प्राइम एंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी की रिस्पेक्ट में है, और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला जो है 5 प्राइम एंड है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाला ये एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाती है, और इसकी ही प्रेजेंस में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड इन दोनों को भी डिफाइन किया जाता है। अगर प्रोमोटर की पोजीशन को टर्मिनेटर के साथ स्विच किया जाए तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो डेफिनेशन है वो भी रिवर्स हो सकती है। अगर हम टर्मिनेटर की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये जो 3 प्राइम एंड है ये डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट है। आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होती हैं जो कि प्रमोटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जगह पर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अब जीन जैसा कि आपको पता है कि इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो जीन है वो डीएनए में लोकेटेड होती है, बट डीएनए की टर्म्स, डीएनए सीक्वेंस की टर्म्स में एक जीन को डिफाइन करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule also define a gene। अब जो सीक्वेंसेस tRNA और rRNA मॉलिक्यूल के लिए कोडिंग होती है तो वो भी जीन को डिफाइन करती है। अगर हम एक सिस्ट्रॉन को कहें कि ये एक डीएनए कोडिंग का सेगमेंट है फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, तो स्ट्रक्चरल जीन जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होगी उसे हम कहेंगे कि ये मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है। अब एक सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन एक डीएनए का ऐसा पार्ट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइप के पॉलीपेप्टाइड के लिए कोडिंग करता है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई अगर हम एक सेगमेंट लेते हैं डीएनए कोडिंग का और उसे हम सिस्ट्रॉन कह रहे हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन के लिए, तो स्ट्रक्चरल जीन को हम कहेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोस्टली हम इसे यूकैरियोट्स में कहते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक अगर बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स की बात की जाए। यूकैरियोट्स के केस में देखा जाए तो जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं उनके पास इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होती है, और जो जीन्स होती है यूकैरियोट्स में वो स्प्लिट कर जाती हैं, और जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं इंटर और एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं। अब एक्सॉन्स जो है वो सीक्वेंसेस होती है जो कि मैच्योर आरएनए में दिखती है, जो कि मैच्योर आरएनए में दिखती है। सो जो एक्सॉन्स है वो इंट्रॉन्स के द्वारा इंटरप्ट किए जाते हैं। अब इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस जो है मैच्योर आरएनए में नहीं दिखती है, और इसे हम प्रोसेस्ड आरएनए भी कहते हैं। अब जो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये फिर फर्दर जो है कॉम्प्लिकेट कर देती है जीन की डेफिनेशन को डीएनए सेगमेंट की टर्म्स में। अभी मैंने कहा था कि जो जीन को डिफाइन करना डीएनए सेगमेंट की टर्म्स में वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रही है। एक कैरेक्टर के जो इनहेरिटेंस है उसको जो है स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंसेस, प्रोमोटरी और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दोनों ही इफेक्ट करती है। कई बार यहाँ पर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो है लूजली डिफाइंड होती हैं, जबकि ये जो सीक्वेंसेस है वो किसी आरएनए और प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती है। नेक्स्ट टर्म आती है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरिया में अगर हम आरएनए की बात करें तो इसके 3 मेजर टाइप्स है। पहला है एमआरएनए, इसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। दूसरा है टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए। इन तीनों ही तरह के आरएनएस को जो है
प्रोटीन सिंथेसाइज करनी पड़ती है एक सेल में। mRNA की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, और जो tRNA है वो अमाइनो एसिड्स और को ब्रिंग करता है, मतलब अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट जगह से लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है। और rRNA की बात की जाए तो इट प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। सिर्फ एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आरएनए की सभी तरह की ट्रांसक्रिप्शन को कैटलाइज करता है बैक्टीरिया में। बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 स्टेप्स में जो है कैटलाइज करता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन स्टेप की। इस स्टेप में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है और इसी से ही जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएट होती है, मतलब कि स्टार्ट होती है। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को सबस्ट्रेट की फॉर्म में लेती है और इसे टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन की फॉर्म में पॉलीमराइज करती है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है इलोंगेशन का। इलोंगेशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया था प्रोमोटर के साथ और उसमें एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट की फॉर्म में लिया था, तो इससे क्या होगा कि जो हेलिक्स है डीएनए का उसकी इलोंगेशन होगी, उसकी ओपनिंग होगी। सबसे पहले उसकी ओपनिंग होगी, वो हेलिक्स से वो थोड़ा टूटेगा और उसके बाद उसकी इलोंगेशन होगी। अब यहाँ पर सिर्फ आरएनए का एक छोटा सा स्ट्रेच जो है आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा तीसरा स्टेप जो कि है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, जब ये पॉलीमरेज जो है टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो जो नेसेंट आरएनए है वो फॉल हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। ऑल्सो द आरएनए पॉलीमराइज ऑल्सो फॉल ऑफ, मतलब कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये भी फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो आरएनए पॉलीमराइज है उसने तीनों ही स्टेप्स को कैटलाइज कैसे किया, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन तीनों स्टेप को उसने कैटलाइज कैसे किया। यहाँ पे एक बात आती है वो ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस को ही जो है कैटलाइज कर सकता है। इट इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। सबसे पहले ये ट्रांजिएंटली इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होता है। ट्रांजिएंटली का यहाँ पर मतलब है अस्थायी रूप से, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही ये इन दोनों के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ ट्रांजिएंटली एसोसिएट क्यों हुआ, कुछ समय के लिए एसोसिएट क्यों हुआ। तो इसका आंसर ये है टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट और टर्मिनेट करने के लिए ये इन दोनों फैक्टर्स के साथ जो है एसोसिएट हुआ। Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. इसका मतलब ये है कि जब वो इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ एसोसिएट हुआ तो उसने उन दोनों ने इस आरएनए पॉलीमरेज की विशेषता को बदल दिया टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट भी कर पाया और टर्मिनेट भी कर पाया। तो हमने ये 3 स्टेप्स पढ़ लिए ट्रांसक्रिप्शन के। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो अब जो बैक्टीरिया का एमआरएनए है वहाँ पर उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं होती और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस की कोई सेपरेशन नहीं है और साइटोप्लाज्म की कोई सेपरेशन नहीं है, ठीक है, तो उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन है वो तब होती है स्टार्ट जब एमआरएनए फुली ट्रांसक्राइब हो जाता है, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही ट्रांसलेशन होती है। बट अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें कई बार क्या होता है, हमेशा नहीं होता है ये सब, कई बार उसमें जो एमआरएनए के ट्रांसक्राइब होने से पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में कपल्ड होती है, मतलब कि कभी भी कोई भी पहले स्टार्ट हो जाता है।
अब हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं। तो यूकेरियोट्स में बेसिकली 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। अब पहली क्या है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो हम यूकेरियोट्स का होता है उसमें बेसिकली 3 आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। अब जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसमें अलग आरएनए पॉलीमराइज हो सकते हैं, बट न्यूक्लियस की अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में सिर्फ 3 आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जगह का अलग अलग काम होता है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो यहाँ पर क्लियर कट डिवीजन होती है लेबर की। लेबर मतलब कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पर क्लियर कट डिवीजन होती है लेबर्स की, उनका अपना अपना काम होता है। अब जो ये 3 आरएनए पॉलीमरेजेस थे तो इनका नाम पड़ गया आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरे का आरएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरे का आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। आरआरएनए जैसे कि 28S, 18S एंड 5.8S। वहीं जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5sRNA एंड snRNAs। snRNAs मतलब कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। वहीं जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो mRNA के प्रिकर्सर को ट्रांसक्राइब करता है, और उसका mRNA का प्रिकर्सर कौन है? हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, दैट इज HNRNA। प्रिकर्सर का यहाँ पर मतलब है अग्रदूत, मतलब कि जो mRNA से पहले आता है। अब ये तो थी पहली कॉम्प्लेक्सिसिटी के बारे में बात। अब बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्सिसिटी के बारे में। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिसिटी ये है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स है वो दोनों एक्सॉन्स को भी और इंट्रॉन्स को भी उनको कंटेन करते हैं, और ये जो दोनों एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है ये नॉन फंक्शनल है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। इसीलिए इनको फंक्शनल बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है, वो होती है स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। दोनों फंक्शनल नहीं बनाए जाते, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और जो एक्सॉन्स है उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में जॉइन किया जाता है। अब जो HNRNA है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो कि mRNA का प्रिकर्सर था, उसमें क्या होगा, उसमें एडिशनल प्रोसेसिंग होगी जिसे हम कहेंगे कैपिंग और टेलिंग। ये 2 तरह की प्रोसेस उसमें होंगी। सबसे पहले हम कैपिंग की बात करते हैं। अब कैपिंग में क्या होगा कि एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को HNRNA के 5 प्राइम एंड पर ऐड कर दिया जाएगा। अब ये अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होगा कौन? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको ज्वाइन किया जाएगा HNRNA के 5 प्राइम एंड पर। सेकेंड जो प्रोसेस है जो कि है टेलिंग, उसमें क्या होगा, जो एडिनाइलेट रेजिड्यूज है उनको HNRNA के 3 प्राइम एंड पर ऐड कर दिया जाएगा इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अब HNRNA के दोनों साइड पर जो है, एक साइड पर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, दूसरी साइड पर जो है एक एडिनाइलेट रेजिड्यू ऐड हुआ है। सॉरी, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, 200 से 300 के करीब है, तो वो ऐड हुए हैं। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। और अब इस HNRNA को, फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA को हम mRNA कहेंगे। इसीलिए वहाँ पर इसे mRNA का प्रिकर्सर कहा गया था, और यही mRNA जो है न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसपोर्ट होगा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। यहाँ पर हमें इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ की जो है सिग्निफिकेंस के बारे में भी पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं mRNA की फॉर्मेशन के लिए। और जो यहाँ पर एक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है एक एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम को। जीनोम की एंशियंट जो फीचर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ये एक NCERT की लाइन है। इसका मतलब है कि इंट्रॉन्स हमें पुरातनता की याद दिला रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ द RNA वर्ल्ड। की मतलब जो स्प्लिसिंग की प्रोसेस है वो हमें RNA वर्ल्ड की डोमिनेंस के को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इन यूकेरियोट्स RNA पॉलीमरेज 2 एंजाइम ट्रांसक्राइब व्हिच RNA। आपके ऑप्शंस है A mRNA, B rRNA, C tRNA और D HNRNA। तो इसका आंसर है HNRNA, क्योंकि जो RNA पॉलीमरेज 2 है वो
mRNA के प्रिकर्सर को जो है ट्रांसक्राइब करता है, जो कि है hnRNA. So its answer is fourth, hnRNA. So question number 2 is, in eukaryotes, which of the following is removed from initially transcribed RNA? आपके ऑप्शंस है A इंट्रॉन, B राइबोसोम, C एक्सॉन, D 3' एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. इसका आंसर है इंट्रॉन, क्योंकि इंट्रॉन को ही स्प्लिसिंग के टाइम में रिमूव किया जाता है. द क्वेश्चन नंबर 3 इज, RNA polymerase 3 enzyme transcribe which RNA? So आपके ऑप्शंस है A tRNA, B hnRNA, C mRNA एंड D rRNA. तो इसका आंसर है A tRNA, बिकॉज RNA polymerase 3 एंजाइम जो है वो tRNA, 5S RNA और snRNA को जो है ट्रांसक्राइब करता है. एक क्वेश्चन जो मैं हर बार की तरह आपको खुद करने के लिए देती हूँ और जिसका आंसर मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगी, तो वो क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग इन यूकैरियोट्स शोज. आपके ऑप्शंस है A रेमिनिसेंट टू एंटिक्विटी, B डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड, C एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम एंड D लेगेसी ऑफ इवोल्यूशन. सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए. थैंक यू सो मच.